काशीराम मंच के पीछे खड़े होकर एक संतोषी और बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। देश के सियासी गलियारों में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव आया। भारत का राष्ट्रपति बनने और सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का प्रस्ताव दिया था। काशीराम थोड़ा अलग मिट्टी के थे। उस कुर्सी के ऑफर को ठुकराया और कहा कि मुझे राष्ट्रपति भवन में बैठकर सिर्फ रबर स्टैंप नहीं बनना है। फिर जून 1995 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मायावती जी ने सरकार समर्थन वापस लिया, जिसके बाद लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा नेताओं और मायावती जी के साथ हिंसा और बदसलूकी हुई, जिसे बाद में गेस्ट हाउस कांड नाम दिया गया। इस गेस्ट हाउस कांड ने दोनों पार्टियों के रिश्ते लगभग खत्म कर दिए। लेकिन जब यह संकट अपने चरम पर था, तब भाजपा ने मायावती जी को समर्थन देने का फैसला किया और 3 जून साल 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। काशीराम मंच के पीछे खड़े होकर एक संतोषी और बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे की वो चमक कह रही थी कि विज्ञान की लैब छोड़ने वाले वैज्ञानिक ने आखिरकार व्यवस्था को बदलने वाली अपनी मास्टर चाबी ढूंढ ली है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र की राजनीति में बसपा की धमक बढ़ गई। आलम यह था कि देश के बड़े बड़े संगठन उनके सामने सरकार बनाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। इसी दौरान कहा जाता है कि देश के सियासी गलियारों में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव आया। राजनीतिक गलियारों और समकालीन चर्चाओं की माने तो यह कहा जाता है कि देश की कुछ बड़ी पार्टियों ने मिलकर उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने और सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का प्रस्ताव दिया था। उस समय किसी भी आम नेता के लिए राष्ट्रपति भवन में जाना जिंदगी का एक बड़ा सपना हो सकता था। काशीराम थोड़ा अलग मिट्टी के थे। जानकार बताते हैं कि उस कुर्सी के ऑफर को ठुकराया और कहा कि मुझे राष्ट्रपति भवन में बैठकर सिर्फ रबर स्टैंप नहीं बनना है, ना मुझे कि सरकारी फाइल पर दस्तखत करने का शौक है। मेरा मकसद अपने लोगों को राष्ट्रपति भवन का याचक बनाना नहीं, बल्कि देश की संसद और विधानसभा का शासक बनाना है। यह वाकया उनके उस अदम्य स्वाभिमान और मिशन के प्रति अटूट निष्ठा को दिखाता है, जिसने पद और प्रतिष्ठा के सबसे बड़े लालच को भी अपने समाज के आगे छोटा कर दिया। हालांकि धीरे धीरे काशीराम और मायावती जी के बीच में भी कहा जाता है वैचारिक दूरियां बढ़ी थी। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद बहुजन आंदोलन के भीतर एक ऐसा कड़वा मोड़ आया जिसने अंदरूनी गलियारों को हिलाकर रख दिया। पार्टी बढ़ रही थी, सरकारें बन रही थी, लेकिन चमक दमक के बीच वैचारिक मिजाज और मायावती जी की व्यवहारिक राजनीति के बीच एक अदृश्य दरार गहरी होने लगी। समकालीन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सफलता की चमक के बीच दोनों के बीच कुछ वैचारिक मतभेद उतरे। मान्यवर काशीराम जी शुद्ध आंदोलनकारी थे, जो किसी भी समझौते से पूरी सावधानी बरतते, जबकि मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सत्ता और पार्टी के विस्तार के लिए व्यवहारिक राजनीति वाले फैसले लेने पड़े। ये बहुजन राजनीति की जटिलताओं को भी दिखाता है। बाद के वर्षों में बसपा बहुजन से सर्वजन की तरफ बढ़ने लगी, जबकि काशीराम मूल रूप से 85 बनाम 15 के उसी कड़े गणित पर अड़ित थे। जबकि सत्ता की राजनीति में कुछ व्यवहारिक बदलाव हुए और यहीं पर गुरु और शिष्य के बीच उस सोच का अंतर दिखने लगा। उधर काशीराम जी का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था उम्र की वजह से। लगातार यात्राएं, अनियमित जीवन, तनाव, सालों की थकान शरीर पर असर दिखा रही थी। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ने कमजोर किया था। इसके बावजूद वो राजनीति से दूर नहीं हुए थे, पार्टी के फैसलों के केंद्र में थे। लेकिन जब यह एहसास हुआ कि शरीर अब ज्यादा लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहेगा, तो साल 2001 में मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। आखिरी दिनों में शारीरिक रूप से अकेले जरूर पड़े, लेकिन उनका मिशन करोड़ों लोगों के भीतर मजबूती से जिंदा रहा। बिस्तर पर लेटे उस महानायक ने बहुत धीमे से जवाब दिया था कि मुझे अब कोई धन, दौलत या नाम नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं अपनी कौम के अधूरे काम को पूरा कर सकूं। उनका यह जवाब दिखाता है कि आखिरी सांस तक उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ समाज का मिशन घूम रहा था। अपनी वसीयत में साफ लिखा कि उनकी अस्थियां किसी नदी में प्रभावित ना की जाएं, बल्कि बहुजन आंदोलन के केंद्र में रखी जाएं, ताकि आने वाले समय में जो पीढ़ियां आए वो प्रेरणा ले सकें। 9 अक्टूबर 2006 को काशीराम जी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के साथ ही भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय खत्म हुआ जिसने करोड़ों लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। लंबे समय से एक
बड़ी सांस्कृतिक क्रांति की तैयारी में थे। काशीराम जी 2006 में ही बाबा साहेब अंबेडकर की 50वीं दीक्षा वर्षगांठ के मौके पर औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा कर चुके थे। लेकिन उनकी सोची समझी रणनीति के तहत वे चाहते थे कि धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत धार्मिक बदलाव ना हो, बल्कि अक्सर कहते थे कि मैं अकेला बौद्ध नहीं बनूंगा। जिस दिन पूरे समाज को वैचारिक रूप से तैयार कर लूंगा, उस दिन करोड़ों लोगों के साथ मिलकर धम्म दीक्षा लूंगा। मगर उनकी अचानक बिगड़ती सेहत और मौत के कारण यह अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय तक विवादों का दौर चला। उनके परिवार ने इलाज और मृत्यु के कारणों को लेकर गंभीर सवाल उठाए, पोस्टमार्टम की मांग की। लेकिन कोर्ट ने उनकी लंबी मेडिकल हिस्ट्री, डॉक्टरों की आधिकारिक रिपोर्ट को देखते हुए इन सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। आखिरकार दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ बौद्ध रीति रिवाजों के बीच मायावती जी ने खुद उनकी चिता को खाक दी थी। वे चले गए थे, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गए थे जिसे भारतीय राजनीति अब कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब सवाल यह क्या काशीराम जी इस देश के करोड़ों शोषितों को राजा बनने की प्यास दे पाए? 9 अक्टूबर 2006 को जब दुनिया से गए तो उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ पार्टी नहीं बनाई थी, करोड़ों लोगों के दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़ा था जिसे भारतीय राजनीति कभी अनसुना नहीं कर सकती थी। उस पुरानी सोच पर हमला किया था, संख्या तुम्हारी तो सत्ता पर दावा तुम्हारा। और शायद यही वजह है कि कायदों की बेड़ियों को तोड़ने वाले उस महानायक कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं लगती, उस आदमी की कहानी लगती है जिसने करोड़ों लोगों के भीतर दबा हुआ आत्मसम्मान जगाने की कोशिश की। शायद यही वजह थी कि 2007 के चुनावों में पहली बार बसपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। काशीराम इसके पीछे भी थे। वो सोच थी जिसने पढ़े लिखे कर्मचारियों को आंदोलन से जोड़ा, गांव में साइकिल यात्रा निकाली, मायावती जैसे नेता तैयार किए, बहुजन राजनीति को भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में बदला। आज के दौर में भले ही बसपा उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर कमजोर दिख रही हो, वोट बैंक छिटक रहा हो, लेकिन उनका वो सामाजिक फॉर्मूला आज भी देश के हर कोने में चलता है। आज भी जब प्रतिनिधित्व, जातिगत जनगणना, हिस्सेदारी की बात होती है तो उसके पीछे काशीराम की सोच दिखाई पड़ती है। काशीराम ने अपने समाज को सिर्फ अधिकार मांगना नहीं बल्कि हुकूमत, सत्ता मांगना सिखाया। जो रणनीति बनाई थी, पहला चुनाव हारो, फिर हराने जाओ और फिर सरकार बनाओ, वो सपना पूरा हुआ। और आज भी शायद वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में दिखाई पड़ता है। आज भी जब कोई हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात करता है तो वो आवाजें आती हैं कि राज कोई देता नहीं, राज लिया आता है। समाज को राजा नहीं बनाया बल्कि शोषित समाज के खून में राजा बनने की वो प्यास जगाई जिसे शायद अब कोई बुझा नहीं पाएगा। इसीलिए मान्यवर काशीराम जी की अनकही कहानी आज के इस दौर की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो इंसान जिसने सरकारी नौकरी, परिवार, जमीन, पूरी जिंदगी एक मिशन पर लगाई ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को झुक कर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर जिंदगी जीने का हौसला मिले। आपको क्या लगता है, क्या आज का समाज मान्यवर काशीराम जी के उस अधूरे मिशन को पूरा कर पाएगा, कर रहा है, या राजनीति वापस अमीरों के नोट और गरीबों के वोटों का स्कैम बन गई? मान्यवर काशीराम जी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। काशीराम जी के जीवन में कोई अनसुना किस्सा जो हम से छूट गया, आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या ये कहानी आपको इंस्पायर करती है? काशीराम जी के जीवन पर खोजी और ऐतिहासिक विश्लेषण अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं शुभांकर मिश्रा, किसी और कहानी मिलेंगे। जाते जाते आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो मान्यवर काशीराम जी के ऐतिहासिक भाषणों, बहुजन आंदोलनों के दस्तावेजों, उनके किताब और समकालीन राजनीतिक विश्लेषकों की रिपोर्ट पर आधारित था।